जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 और इसके तहत हम कंप्लीट करने वाले हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज और मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार हैं जो करंट में अभी दिए गए हैं, जैसे आपके पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तुलसी सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, कबीर सम्मान और शिखर सम्मान, किशोर कुमार सम्मान। तो ये करंट अफेयर्स, इनकी राशि, इन पुरस्कारों की स्थापना, करंट में किस किस को दिए गए, 2019-20 में किस किस को मिले, तो ये सभी हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? नहीं पूछा जा रहा है। बेंगोला की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही। मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर में, पेरू की धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में, इर्मिंगर की धारा नॉर्थ पैसिफिक में। तो यहाँ पर सही सुमेलित क्या नहीं है? इर्मिंगर की धारा। ओके, तो देखो अभी हम ये आगे समझेंगे, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि महासागरीय जल धाराएं जो प्रश्न बनते हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महासागरीय धाराएं क्यों बनती हैं, क्या कारण है, तो क्या क्या कारण होते हैं? पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण धाराओं का निर्माण होता है या धाराएं बनती हैं, निर्मित होती हैं। समुद्री हवाओं के कारण महासागरीय जल धाराएं बनती हैं। तापमान में भिन्नता के कारण बनती है। समुद्री लवणता में भिन्नता पाई जाती है, इससे भी जल धाराओं का निर्माण होता है। और वायु दाब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण महासागरीय जल धाराओं का निर्माण होता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती हैं। तो ये सभी 5 कारण आप ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में आता है। अब ये भी आपसे एग्जाम में आता है, आपके पास कोई भी ज्योग्राफी की बुक हो, ओके, तो उसमें आप देखेंगे, मतलब अपना होमवर्क खुद डिसाइड किया कीजिए क्या करना है। आज आपको महासागरीय जो धाराएं हैं तो उसमें से आपको पढ़ना है कि कौन सी महासागरीय धाराएं कहाँ चलती हैं। हालांकि जितना पॉसिबल होगा हम यह बताएंगे, और इसके साथ ही आपको पढ़ना है कि गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा कौन सी है। तो यहाँ कुछ है, ब्राजील की धारा गर्म जलधारा होती है, बेंगुला की धारा गर्म धारा होती है, केनारी की धारा जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है। ओके, उत्तरी विषुवत धारा गर्म होती है और अलास्का की धारा भी गर्म होती है। तो अकेला हम यहाँ पर 5 कंप्लीट कर रहे हैं, तो इन 5 में से देखो, इन 5 में से ब्राजील की धारा गर्म है, बेंगुला गर्म है, उत्तरी विषुवत धारा गर्म है और अलास्का की धारा भी गर्म है। आपसे एग्जाम में 3 ज्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं। गर्म की हम गर्म बात करें तो ब्राजील की धारा, बेंगुला की धारा और अलास्का की धारा, ठीक है, BBA, ब्राजील, बेंगुला, अलास्का, तीनों क्या है? गर्म है। और किनारी तो अपने आप में ठंडा ही हो जाती है ना, किनारे पर बैठ के ठंडी हवा लेना। ओके, इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे तो ये चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप, और यहाँ पर हमने अभी देखा कि इर्मिंगर की धारा कहाँ पर है, ये देखिए है नॉर्थ अटलांटिक सागर, और यहाँ बहती है कौन सी? आपकी इर्मिंगर की धारा। ओके, ये है इसकी दिशा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम, ये है किनारे की ठंडी जल धारा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल, ठीक है, तो उत्तरी, ये है दक्षिणी विषुवत रेखा, ये है उत्तरी विषुवत रेखा। तो प्रशांत महासागर में ये चल रही है आपकी ब्राजील की धारा। यहाँ पर जो आपको रेड दिखाई दे रहा है वो गर्म धारा है, और जो आपको ब्लैक दिखाई दे रही है वो क्या है? वो आपके ओशन के नाम है। और जो ग्रीन आपको दिखाई दे रही है ठंडी जल धारा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर बेंगुला की धारा, ओके, और ये लेब्राडोर की ठंडी जल धारा, किनारे की ठंडी जल धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, अलास्का कैसी है? ये गर्म जलधारा है। फिर यह है कोरोशिको की जलधारा, ये जो जापान का द्वीप है उसके नाम पर। ओहियाशिबो की ठंडी जलधारा, ये ऊपर से आ रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में गर्म जलधारा चलती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। पेरू की ठंडी जलधारा होती है। तो ये इस तरीके से आपके पास एटलस है, तो आज इसे रिवीजन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से मिल सकता है, या इसके जो स्ट्रक्चर डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किम्बरले पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखो यहाँ पर जो किम्बरले का पठार आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के भी कौन से भाग में? ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का है पश्चिमी भाग। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आपको मिलेगी किम्बरले के क्या? पठार, है ना, ये वाला क्षेत्र क्या है? किम्बरले का पठार है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब देखो केन्या, केन्या में क्या है भाई? नैरोबी की कैपिटल है, और नैरोबी में है UNEP का हेडक्वार्टर, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है भाई? वियना, क्या है? वियना।
यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो एनर्जी संघ है उसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी कोरल वृत्ति जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ है या कोरल वृत्ति है वो कौन सी, तो पहली बात तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। 22 दिसंबर के आसपास सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर रोशनी पड़ती है, मतलब सीधी चमकती है, जिससे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है। ओके, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सर्वाधिक गर्म दिन माना जाता है। कंगारुओं की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ओके, जंगल की आग को बुश फायर कहा जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में जो जंगलों में आग लगती है उसे बुश फायर कहा जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। विली विली नामक चक्रवाती हवाएं ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। सिम्पसन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये इतने पॉइंट आप ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्की निम्न में से स्थित है किन के बीच में, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा काला सागर और भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर। यहाँ आप मैप देख रहे हैं, मैप में ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है तुर्की, तुर्की के उत्तर में आपको दिखाई देगा ब्लैक सी और दक्षिण में आपको दिखाई देगा मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। अब आपको देखो यहाँ से याद रखना है कि तुर्की की सीमा किन किन देशों से मिलती है, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, साइप्रस। ये साइप्रस क्या है, द्वीपीय देश है ना, साइप्रस, ग्रीस, ठीक है, बुल्गारिया, ये क्या है, इनकी सीमा लगती है। और तुर्की की कैपिटल क्या है भाई, अंकारा है। क्या है, अंकारा। मुद्रा क्या है, लीरा है। बहुत ज्यादा चर्चा में रही है तुर्की की मुद्रा है ना, लीरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू डाउन हो गई है, गिर गई है। जैसे पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कीमत भी 200 तक पहुंच गई है, उसी तरीके से तुर्की की मुद्रा की भी कीमत गिर गई। तो पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय। और हाल ही में तुर्की ने क्या किया, इन्होंने हमसे गेहूं मांगे थे, हमने इन्हें गेहूं भेजा और इन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई आपके जो गेहूं है तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सही नहीं उतरते, तो इन्होंने हमें वापस गेहूं भेज दिया। और हमने वो गेहूं कहाँ भेज दिया, फिर ईरान भेज दिया, क्योंकि ईरान की स्थिति भी अभी कैसी हो गई है, पाकिस्तान की तरह हो रही है। यहाँ पर भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। खाद्य सामग्री जो है उसमें महंगाई सबसे ज्यादा देखी जा रही है, तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। और करंट में क्या है, भारत ने किस किस पर बैन लगा दिया, किस किस के निर्यात पर, तो गेहूं और शुगर जो शक्कर है आपकी, उन दोनों के निर्यात पर बैन लगा दिया है, ये याद रखेंगे। तुर्की की राजधानी अंकारा तथा मुद्रा लीरा है। तुर्की ब्लैक सागर, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। भूमध्य सागर से उठकर आने वाली हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। भूमध्य सागर से जो हवाएं उठती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ये यहाँ से उठती हैं हवाएं, ठीक है, और ये हमारे इंडिया की तरफ आती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जिससे भारत के जो हमारा जून से लेके आपके सितंबर तक जो बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी मानसून, है ना। उत्तर पश्चिमी मानसून क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में बारिश होती है। यह हवाएं रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती हैं। कौन सी, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं, जिससे बारिश होती है। भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़े हुए किस नहर से, स्वेज नहर से। भूमध्य सागर और लाल सागर किस नहर से जुड़े हैं, स्वेज नहर से जुड़े हुए हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला है, पनामा नहर द्वारा महाद्वीपों में से कौन सा युग्म में अलग अलग करता है। ठीक है, कौन सा युग्म है जो पनामा नहर द्वारा दो महाद्वीपों को अलग करता है, तो देखो कौन सा है यहाँ पर, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। मतलब पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, उससे संबंधित हमें सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर अमेरिका, ओके,
उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। ओके, तो यहाँ पर बीच में क्या स्थित है आपकी पनामा, पनामा नहर स्थित है, ये इन दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैरेबियन सी या उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये है आपका प्रशांत महासागर। तो पूछा जा सकता है कि जो आपके पनामा नहर है ये दो किन वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो कैरेबियन सी और प्रशांत महासागर। अगर कैरेबियन ना आए तो उत्तर अटलांटिक महासागर या मैक्सिको सागर, जो भी आता है ध्यान रखिएगा। अमेरिकी इंजीनियर कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स का जन्म 1858 में 29 जून को हुआ था। पनामा कैनाल बनाने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, गोएथल्स ने पनामा नहर बनाने के लिए जाना जाता है, जो अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह तय लक्ष्य से 2 साल पहले मतलब 1914 में बना दी गई थी। ये कैनाल करीब 160 मुल्कों और 1700 बंदरगाहों को जोड़ती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने पनामा कैनाल प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बनाया था। गोएथल ने इंजीनियरिंग, खराब मौसम, बीमारी, मुश्किल हालात से पार पाते हुए इसका निर्माण किया था। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से पब्लिक वेलफेयर मेडल और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री ऑफ LLD से नवाजा गया है। ओके, इन्हें राष्ट्रपति विल्सन ने पनामा कैनाल जोन का गवर्नर बना दिया था। तो याद रखेंगे इनका नाम। पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो मृदा जल होती है उसमें जो तनाव पाया जाता है वो किससे मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा टेंशियोमीटर से मापा जाता है। मृदा जल को मापने के लिए टेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर से मृदा जल तनाव मतलब जो मृदा जल में आपकी आर्द्रता पाई जाती है, ठीक है, वो ठीक से लिखा नहीं पाया, आर्द्रता। ठीक है, मृदा में जो जल पाया जाता है उसकी जो आर्द्रता पाई जाती है, मतलब कोई मिट्टी गीली है, सूखी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं कि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब वो लंबे समय तक आपने एक बार उसमें पानी डाला तो वो लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, अपने में पानी सोख कर रख सकती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, आपस में उसमें दरारें चढ़ जाती है। तो जो मिट्टी के बड़े बड़े क्या बोलेंगे उन्हें, ढेपे होते हैं, ठीक है, ढेपे बोला जाता है हमारे इधर, तो उसमें जल रहता है, उसमें जल की आर्द्रता होती है, मतलब पानी उपस्थित होता है। तो उसे किससे नापते हैं, टेंशियोमीटर से मापते हैं। पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या टेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, आपका सूर्य का तापमान। और जो मृदा है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। और शिक्षा के अध्ययन को पेडागोजी कहा जाता है। तो पेडागोजी और पेडोलॉजी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, बिल्कुल भी इससे मतलब ये मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। साइक्रोमीटर से हवा में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से भी आर्द्रता मापी जाती है, तो दोनों को याद रखेंगे। फोटोमीटर से प्रकाश के घनत्व को मापा जाता है, डेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोमीटर। अन्नामुडी चोटी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कहाँ पर, सह्याद्री हिल्स, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, पूर्वीय घाट या पलानी रेंज, ये आपके ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर। अन्नामुडी चोटी केरल राज्य के अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में स्थित है। कहाँ है, केरल, अन्नामुडी केरल राज्य के अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में स्थित है, जो सह्याद्री हिल्स का हिस्सा है। कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी घाट पर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, हमारा पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर क्या स्थित है, आपकी सह्याद्री हिल्स स्थित है। ये क्या है, हमारा पूर्वी घाट है। ओके, अब देखिए कैप, जो कैप है आपको ये याद रखना है, कैप मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा, पहले आएगी आपकी कार्डमम। ठीक है, दक्षिण से शुरू करते हैं हम, दक्षिण से आपकी कार्डमम हिल्स, फिर आएगी अन्नामलाई और फिर आएगी आपकी पलानी। तो ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण से जाना है, तो पहले क्या आएगी, कार्डमम हिल्स आएंगी, फिर आपकी अन्नामलाई हिल्स आएंगी और फिर उसके बाद पलानी हिल्स आएंगी। ठीक है, तो ये आप उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, जैसा पूछा जाए वैसे आपको याद होना चाहिए इनकी लोकेशन। तो ये कैप है, याद रखेंगे तो इससे आपको अच्छे से याद रहेगा। ओरोग्राफी किसमें मानसून का अध्ययन, पर्वतों से टकराकर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, ओरोग्राफी कहा जाता है। देखो
हमारे भारत में मोस्टली वर्षा यही वाली वर्षा होती है, कौन सी, जो पर्वतों से टकराकर होती है। अब यहाँ पर क्या है, केरल से मानसून आता है और यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं, उससे जो हवाएं होती है मानसूनी, वो टकराती हैं और उससे पश्चिमी घाट पर क्या करती हैं, बारिश करती हैं। तो हमारे यहाँ कौन सी बारिश ज्यादा होती है, ओरोग्राफी। ओरोग्राफी वर्षा किसे कहते हैं, जो पर्वतों से के टकरानों से होती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदगाड़ा है। कौन सी है, पूर्वी घाट की चोटी, सबसे ऊंची चोटी ये है हमारा पूर्वी घाट। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जिंदगाड़ा। ठीक है, जिंदगाड़ा अगर नहीं आए तो याद रखिएगा ऑप्शन में महेंद्रगिरी रहे तो महेंद्रगिरी लगाना है। जो जिंदगाड़ा ये कहाँ पड़ती है, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, और जो महेंद्रगिरी है ये कहाँ पड़ेगी, ओडिशा में। ओके, दोनों याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नीलगिरी माउंटेन या ब्लू माउंटेन, नीलगिरी को ही क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन कहा जाता है। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, ठीक है, मिलते हैं, वहां नीलगिरी पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पर्वत की, दोदा बेट्टा है। कौन सी है, दोदा बेट्टा। अब देखो, आपने सारी जो हिल्स हैं, सारी पहाड़ियां एक साथ पढ़ ली। जब वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो वो दोदा बेट्टा देते हैं, अन्नामलाई देते हैं, अन्नामुडी देते हैं, कार्डमम दे देते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 से 3 बार पढ़ा कीजिए और मैप अपने साथ लेकर बैठा कीजिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और आपको आंसर क्या देना है। नेक्स्ट देखते हैं, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी नहीं होगा, ये होगा हमारा ए। देखो, वैसे होती तो लाल मिट्टी में भी हो जाती है, लेटराइट मिट्टी में भी हो जाती है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाता है, सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। ओके, चावल खरीफ की फसल है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना, चावल कैसी खरीफ की फसल है, ठीक है। चावल की कृषि मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जिससे उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में सर्वाधिक चावल की खेती होती है। देश के लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। हमारे देश के जो 40% भाग, उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन करती है, नदियां जो अपने साथ बहाकर अवसाद लाती हैं, उससे निर्मित जो मैदान होते हैं वो जलोढ़ मृदा के मैदान कहलाते हैं। लेटराइट मृदा, इसमें लीचिंग प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात पानी इसमें से नीचे तक चला जाता है। ठीक है, पानी क्या होता जाता है, अगर जल दिया गया है लेटराइट मृदा में तो पानी क्या होता जाएगा, पूरा नीचे फैलता जाएगा। ठीक है, मतलब मिट्टी क्या नहीं कर पाती, पानी को धारण नहीं कर पाती है। लाल मृदा, इसमें आयरन की अधिकता होती है। काली मृदा, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी, तो सिल्वर फाइबर क्रांति लाई गई थी। कौन से लाई गई थी, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय समय और ग्रीनविच समय 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर होता है। देखो, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं। क्या कहा जाता है, देशांतर। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो एक देशांतर से इस दूसरे देशांतर में जाएंगे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कितना अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर, 4 मिनट का अंतर, 5 मिनट का अंतर, 6 मिनट का अंतर। हमेशा याद रखिएगा 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, और ये होती हैं लैटिट्यूड, है ना, इन्हें बोला जाता है देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड, और ये जो आड़ी रेखाएं होती है इन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस होता है, तो 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो ये दोनों ही डिफरेंस आप याद रखें, आपसे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। 2 देशांतरों के मध्य 1 डिग्री का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 1 डिग्री का अंतर और 4 मिनट का अंतर, ओके, जिससे हम समय की गणना करते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। मतलब 0 डिग्री से हम कहाँ पर जाते हैं, तो हम यहाँ से जो 0 डिग्री शुरू हुआ देशांतर से, हम स्थित हैं कहाँ पर, लंदन से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो इसको अगर हम 4 मिनट के अंतर से समय में कन्वर्ट करते हैं तो ये समय कितना निकल कर आता है, 5.5 घंटे का समय निकल कर आता है। तो जो भारत का समय है वो लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलता है। किसी भी क्षेत्र की सतह की विशेषता दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है रिलीफ मैप। क्या कहा जाता है, रिलीफ मैप। जब भी किसी क्षेत्र की सतह की विशेषता दिखानी होती है तो जिस मानचित्र का या मैप का उपयोग किया जाता है उसे रिलीफ मैप कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसे एक तारे के रंग से दर्शाया गया है? ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी क्रिया है जो तारे के रंग को दर्शाती है? वजन, तारे का वजन, तारे की दूरी, तारे का तापमान, तारे का आकार। तो इनमें से कौन सी चीज है जो तारे को रंग को दर्शाती है? तो भाई उसका टेम्परेचर। राइट आंसर क्या होगा? सी। तारे हाइड्रोजन से बने होते हैं जो इनकी ऊर्जा का कारण है। ओके, तारों के मध्य नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। फ्यूजन या रिएक्शन होने से तापमान में वृद्धि होती है जिससे तारा चमकता है और तारे का रंग हमें तापमान के कारण दिखाई देता है। तापमान की इकाई क्या है? केल्विन। दूरी की इकाई क्या है? मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष दूरी कहा जाता है। कितनी होती है? 9.46 10 की पावर 15। ओके, याद रखिएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये भी दूरी की इकाई है। 3.26 प्रकाश वर्ष इसकी यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है? ठीक है, समुद्र के जो पानी है उसमें नमक या जो उसकी जो डेंसिटी है, इसमें जो लवणता पाई जा रही है वो किसको प्रभावित करता है? भूमि, नदी, पवन, राख, ज्वालामुखी से निकलने वाली। ठीक है, तो देखो समुद्र की जो लवणता है, समुद्री जल में लवणता अधिक पाई जाती है नदियों की अपेक्षा। तो नदियों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? नदी अंतिम अवस्था में कहाँ जाती है? तो आप सभी लोगों ने अगर नदी सिस्टम पढ़ा होगा तो नदी की अंतिम अवस्था होती है कि वो समुद्र में जाकर मिलती है। नदी का अंतिम लक्ष्य यही होता है ना। तो ये क्या करते हैं, जो समुद्र में पाई जाने वाली लवणता होती है, जो नदियों का ताजा जल जब समुद्र के पानी में जाकर मिलता है तो ये क्या कर देता है? समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करता है। ओके, समुद्र की लवणता 35% 35 ग्राम पाई जाती है सबसे ज्यादा। कहाँ पर? हिंद महासागर में। याद रखिएगा। समुद्र की लवणता को पवन भी प्रभावित करती, मतलब जो हवाएं चलती वो भी प्रभावित करती, लेकिन परंतु सर्वाधिक प्रभावित नदियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि नदियों द्वारा ताजा जल को समुद्र में डालने से समुद्र की लवणता पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हेलोफाइट किसे कहा जाता है? लवणता में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। ये खारे पानी में उगने वाली जो वनस्पतियों ने उन्हें भी क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल पहिया कारखाना स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, मुंबई। तो यहाँ पर इनमें से कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में ये स्थित है। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। इंटीग्रेटेड कोच रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। और बेंगलुरु में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या? इसरो, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कौन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी चेंज हुए हैं, 2 मंथ हुए हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से किस महासागर में सारोगासो सागर स्थित है? किस महासागर के अंदर, मतलब महासागर के अंदर सागर कहा जाता है कई बार इसे, तो ये किस में स्थित है? ये राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, अटलांटिक महासागर। ये आप देख रहे हैं मैप, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन या महासागर। इसके अंदर स्थित है क्या? सारोगासो सागर। और इसे सारोगासो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सारोगासो नामक घास लगती है, इसलिए इसे कहा जाता है सारोगासो सागर। इसे सागर के अंदर सागर भी कहा जाता है। सारोगासो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात तट से दूर स्थित विवादित तटीय क्षेत्र का नाम निम्न में से क्या है? तो गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है ये क्या? विवादित क्षेत्र, है ना। तो ये कौन सा है? राइट आंसर होगा ए, सर क्रीक है। कौन सा है? सर क्रीक। देखो यहाँ पर आप ये मैप देख रहे हैं, ये देखो यहाँ गुजरात का ये जो कोने वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या स्थित है? ये सर क्रीक क्षेत्र स्थित है। ये क्या है? यहाँ पर जल का स्तर बढ़ता है तो ये जो क्षेत्र है छोटा सा, ये तैर कर कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। ठीक है, और जब जल का क्षेत्र कम होता है तो ये भारतीय सीमा में आ जाता है। तो इस वजह से इन दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर विवाद है, याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से रवांडा की राजधानी क्या है? अब आपको लगेगा रवांडा की राजधानी थोड़ी ना पूछेंगे। भाई देखो, जब कोई भी देश चर्चा में आता है और उन्हें पता होता है, वो आपसे अमेरिका की कैपिटल तो पूछेंगे नहीं, चाइना की कैपिटल तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सबको पता है। लेकिन जो देश चर्चा में होते हैं और जिनकी कैपिटल आपको नहीं पता होती है, आपको लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन वहां से बनता है। तो रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। क्या है? किगाली। ओके, चलिए देख लेते हैं अन्य देशों की राजधानी। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। गैबोन की राजधानी क्या है? तो ये लिब्रेविले है। अभी जो आपके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वो गैबोन की यात्रा पर थे, तो इसलिए आपको राजधानी पता होनी चाहिए। डेनमार्क की सबको पता है, कोपेनहेगन। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। क्या है? बोगोटा। ओके। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न राज्य से भी गुजरता है। देखो, अभी मैंने आपको बताया अक्षांश या लैटिट्यूड ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अक्षांश सिक्किम से गुजर रहा है वो किस राज्य से गुजर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिस राज्य से जितने ज्यादा अक्षांश गुजर रहे हैं, आप इतना तो समझ में आ रहा है ना कि उसका क्षेत्र स्थल, उसका एरिया क्या हो रहा होगा? बड़ा हो रहा होगा। ऑब्वियसली वो क्षेत्र में क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है? हमारा राजस्थान, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे तो ये राजस्थान और सिक्किम की लोकेशन एक जैसी आएगी, ठीक है। तो ये क्या है? राजस्थान, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऊपर पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश मध्य में पड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैप उठा के देखिए, राजस्थान और सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? एक ही है। क्लियर? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश 27 से 30 डिग्री के बीच में है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, यह अक्षांश की दृष्टि से 23 से 30 डिग्री के मध्य फैला हुआ है, और 27 और 30 डिग्री जो अक्षांश है ये इसमें ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंतर्गत आता है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? तो ये सिक्किम ही है। कौन सा है? सिक्किम है। देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है आपका? तो ये भी सिक्किम है। यह देश का 22वां राज्य बना था सिक्किम। किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और इसके साथ ही याद रखिएगा कि ये यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, रायसीना हिल्स कौन सी है? हाल ही में रायसीना डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। भारत क्या सोचता है विभिन्न देशों के साथ रणनीति में, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर, व्यापार को लेकर, संस्कृति को लेकर, एजुकेशन को लेकर, महामारियों को लेकर, तो ये भारत का पर्सपेक्टिव रखता है दुनिया के सामने। कौन सा? रायसीना डायलॉग। ओके, याद रखिएगा। इसमें विश्व के सभी जो बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है रायसीना हिल्स कौन सी है? तो यहाँ पर है राष्ट्रपति भवन। क्या स्थित है? हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। अगला है, उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए तो वह कौन सी नदी है जो बाहर से आकर प्रवेश करती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? डी, ब्रह्मपुत्र। उत्तर पूर्वी भारत में चेमदियांग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसे तिब्बत में यारलांग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व में नामचा बरवा को पार करते हुए, नामचा बरवा कहाँ पर है? जो आपका बोलेंगे दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत के माध्यम से, ठीक है। भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल के माध्यम से। प्रवेश करते समय इसे सियांग कहा जाता है, ओके। तथा असम में देहांग नदी के नाम से जाना जाता है, जहां यह माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देहांग, देवांग नदी, सुबनसिरी नदी और लोहित नदी तथा कामेंग नदी, ये 5 नदियां मिलकर माजुली द्वीप का निर्माण करती हैं, और इसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब नदियों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। गंगा में मिलने के बाद यह गंगा नदी क्या हो जाती है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा नदी देवप्रयाग से इसका उद्गम होता है। किन 2 नदियों के द्वारा गंगा नदी मिलकर बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर ये बनती है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आयरन की अधिकता पाई जाती है। पोटास और पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चूना पत्थर और मैग्नीशियम कम पाया जाता है। कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भाई देखो, हमने अभी बताया था आपको कि कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होती है? काली मृदा होती है।
लाल मिट्टी में आयरन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसके अंतर्गत पोटास और पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, चूना पत्थर, नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, आलू सभी का उत्पादन होता है। लेकिन आपसे पूछा था सर्वाधिक उपयुक्त है क्या, तो नहीं, कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है, काली मृदा है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पुरस्कारों से संबंधित जो है। मध्य प्रदेश के व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। कहाँ से हैं ये, ग्वालियर से थे। ओके, डॉक्टर मिश्रा ने भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें गैस पीड़ितों का इलाज किया था। ओके, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आपको याद रखना है क्योंकि मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री मिला है, प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी। प्रोग्रेस एंड ऑडियोलॉजी। डॉक्टर मिश्रा को चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। सागर जिले के बुंदेलखंड के लोक कलाकार, याद रखिए, सागर जिले के बुंदेलखंड के लोक कलाकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, श्री राम सहाय पांडे। किस कला से संबंधित, तो राई नृत्य जो बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। ओके, और मृदंग के साथ ये क्या करते हैं, लयकारी करते हैं, और इसलिए इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है कौन सा अवार्ड मिला है, नाम क्या है, किस जिले से हैं और किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, यही 4 पॉइंट से आपको क्वेश्चन बनेगा और उन्हीं 4 पॉइंटों को आपको यहाँ पर बताया गया है बार बार। बुंदेली कवि, अब देखो याद रखना, बुंदेली कवि छतरपुर जिले से संबंधित है, जिन्हें क्या मिला, पद्मश्री। ये क्वेश्चन में ही तीनों चीजें आपके लिए डाल दी गई हैं। बुंदेली कवि छतरपुर जिले से संबंधित, जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया, तो श्री अवध किशोर झाड़िया। अवध किशोर झाड़िया। अवध किशोर झाड़िया का काव्य संग्रह, तो याद रखिएगा इनकी रचनाएं वंदनीय, उद्धव शतक, कायरे कन्हई के कान और विरागमाला, ये इनका क्या है, काव्य संग्रह। और इसी काव्य संग्रह के लिए कविता के क्षेत्र में इन्हें मिला है पद्मश्री सम्मान। अगला देखते हैं, डिंडोरी जिले, किस जिले से, डिंडोरी जिले की किस जनजाति, बेगा जनजाति से। परधोनी होगा ना, ये ध्वनि नहीं है, परधोनी, याद रखिए, परधोनी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके। परधोनी कला क्या है, नृत्य के कलाकार पद्मश्री से सम्मानित किया है, कौन है, अर्जुन सिंह धुर्वे। किस जिले से, डिंडोरी से। कौन सी जनजाति, बेगा जनजाति। कौन सा नृत्य, तो परधोनी नृत्य। अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, 1993-94 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बेगा जनजाति के द्वारा परधोनी नृत्य कब किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिए, बारात आगमन, जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो उसके आगमन पर परधोनी नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, बेगा जनजाति के द्वारा। कहाँ, डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिले की गोंडी पेंटिंग, याद रखिए, फिर से डिंडोरी जिला, गोंडी पेंटिंग की चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, नाम बताइए, श्रीमती दुर्गाबाई व्यास। श्रीमती दुर्गाबाई व्यास। ओके, श्रीमती दुर्गाबाई व्यास द्वारा लिखित और चर्चित पुस्तक कौन सी है भाई, भीमायन है। किस पर लिखी गई है, भीमायन, तो याद रखिएगा अंबेडकर जी के जीवन पर लिखी गई है। किसने लिखी, श्रीमती दुर्गाबाई व्यास ने। अब जो दुर्गाबाई व्यास हैं, इन्हें रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखेंगे। ओके, किस जनजाति से, किस चित्रकला से संबंधित है, तो गोंडी चित्रकला से ये संबंधित हैं। दुर्गाबाई व्यास का संबंध है डिगना कला से। गोंडी चित्रकला की एक और कला होती है इसी के अंतर्गत, जिसे क्या कहा जाता है, डिगना कला। क्या होती है डिगना कला, तो विवाह के अवसर तथा उत्सव के अवसर पर घर की दीवारों और फर्श पर ज्यामिति पैटर्न की आकृतियां बनाई जाती है, उसे डिगना कला कहा जाता है। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिगना कला का संबंध किस जनजाति से, तो याद रखिएगा गोंड जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष बनी, तो भाई पहली महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की, याद रखिएगा मीरा कुमार। ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया, सुमित्रा महाजन को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से। इन्हें ताई के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे रहती हैं ये, मतलब किस जिले से संबंधित है, इंदौर से। भील चित्रकला पिथौरा से प्रसिद्ध संबंधित चित्रकार कौन सी हैं, तो भाई भूरीबाई हैं। ये मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और भूरीबाई किस जिले से आती है, झाबुआ जिले से आती हैं। साहित्यकार और लेखक डॉक्टर कपिल तिवारी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। ये मध्य प्रदेश के किस जिले से आते हैं, सागर जिले से आते हैं। किस जिले से, सागर जिले से। कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर कपिल तिवारी हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार ये किसमें पहली बार किसे दिया गया था, 2019 में किसे दिया गया,
अखिल विश्व गायत्री परिवार पहली बार कस्तूरबा ट्रस्ट को दिया गया था। और 2020 में किसे मिला? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान 2020 में दिया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है महात्मा गांधी पुरस्कार। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए है। ओके, याद रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986। कबीर सम्मान की स्थापना कब की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? यह कब से दिया जा रहा है? 1986 से। 2019 में किसे दिया गया? डॉक्टर विनय राजाराम को। डॉक्टर विनय राजाराम ये भोपाल से है ना, 2019 में दिया गया था, 19 का दिया गया। और 2020 का दिया गया मनोज श्रीवास्तव को। मनोज श्रीवास्तव भी भोपाल से हैं। तो ये जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही चीजें आपको यह देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 1980 में इसे प्रारंभ किया गया। क्यों दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। ओके, पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 2020 में संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को मिला था तानसेन सम्मान। 2020 में किसे दिया गया? पंडित सतीश व्यास को। ओके, और पहली बार किसे दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान को, हीराबाई बड़ौदकर को और कृष्ण राव शंकर पंडित को पहली बार 1980 में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 1980 से स्थापित हुआ। 5 क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए पुरस्कार करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किन किन क्षेत्रों में? शास्त्रीय संगीत, रूपांकर कला, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म। ओके, तो इन 4 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। 2019 में शास्त्रीय संगीत में मिला पंडित अभय नारायण मलिक को। 2020 में मिला पंडित भजन सोपारी जी को। अब देखो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन? पंडित भजन सोपारी दिल्ली। क्या बजाते हैं भाई? ये संतूर वादक थे। हाँ भाई थे। इनका निधन कल ही हुआ है, मतलब आज ही हुआ है। 3 जून को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 का पंडित क्या दिया? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया। किसे? पंडित भजन सोपारी को। क्या बजाते हैं? संतूर वादक। और इनका 3 जून 2022 को निधन हो गया है। तो ये चर्चा में बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। रूपांकर कला 2019 में परमजीत सिंह, 2020 का ध्रुव मिस्त्री को दिया गया। शास्त्रीय नृत्य में 2019 का सुनैना हजारीलाल को दिया। 2020 का शांता बीपी धनंजय को दिया गया। रंगकर्म में 2019 का डॉक्टर अनिल रस्तोगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, है ना, आपका जो पुलिस एग्जाम था उसमें कांस्टेबल के। और 2020 का बामन केंद्र को दिया गया है रंगकर्म के क्षेत्र में। अब देखते हैं अगला राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997 में शुरू हुआ। 2 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। 2019 में अशोक मिश्रा को दिया गया। क्या? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 का। और 2020 का इंपॉर्टेंट है, अमिताभ भट्टाचार्य को ये दिया गया है किशोर सम्मान। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म निर्देशन और गायन और अभिनय के क्षेत्र में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कब बना? 1984 से स्थापित किया गया, दिया जा रहा है। कितना दी जाती है इसमें राशि? 2 लाख रुपए दी जाती है। ओके, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं है। तो पहला कब किसे दिया था? नौशाद अली को दिया गया था। फिर 2019 में लता मंगेशकर पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को दिया गया। और 2020 में दिया गया है आनंद मिलिंद को। ओके, लता मंगेशकर संगीत अकेडमी जो है ये बनाई जाएगी कहाँ पर? इंदौर में। घोषणा की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला देखते हैं। तो ये था आज का हमारा क्या? मध्य प्रदेश के पुरस्कार और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। आई होप आपको ये मदद करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।